You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. Today I am going to tell you correct use of inversion. Correct use of inversion. ये पार्ट सेकेंड है क्योंकि इसके पहले मैं लगभग 5 रूल बता चुका हूँ। करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन बता ही चुका हूँ कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले वर्ब का रखना ही क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। तो कहने का मतलब इसमें मैंने लगभग 5 रूल बताया है कि किन किन दशाओं में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। उसके आगे मैं बता रहा हूँ। रूल नंबर 6, प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेज। एडवर्बियल फ्रेजेज में इन्वर्जन होता है। प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस से स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले, स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में इन्वर्जन होता है। पहले तो ये जान लें कि एडवर्बियल फ्रेजेस कौन है। अरे इन द कॉर्नर, अंडर द, अंडरग्राउंड, अंडर ट्री, जो भी जैसे कौन कौन से हैं। तो पहले हम ये जान लें कि एडवर्बियल ये फ्रेजेस हैं क्या। इसे है ऑन ए हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, along the northern या दोनों लिख दें, साउथर्न, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थर्न, साउथर्न, फ्रंटियर, सब प्लेस बताते हैं। आने हिल, पहाड़ी पर, राउंड द कॉर्नर, कोने के मुड़ते ही, ये सब क्या है? प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है। प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल मतलब प्लेस को एक्सप्रेस करने, व्यक्त करने वाले एडवर्बियल फ्रेज हैं। क्योंकि ये अंडर द टेबल, अंडर जानते हैं एडवर्ब है, द आर्टिकल है, टेबल नाउन है। इतने बड़ा ये फ्रेज है। ये फ्रेज का प्रयोग करा रहा है जिसमें एक से अधिक, बिना वर्ब का एक से अधिक वर्ड हो, वही फ्रेज कहलाते हैं। ठीक है। इसमें ऑन ए हिल, ऑन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, हिल जो है नाउन है, राउंड द कॉर्नर उसी प्रकार देख रहे हैं, इन द वैली। तो ये सब जो है क्या है? प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेज हैं। ठीक है। और मैं बात करूं, और भी है, इनसे स्टार्ट होने वाला, इन एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, इससे स्टार्ट हो, राउंड द कॉर्नर से हो, अंडर द ट्री, इनसे स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस है तो याद रहे उनका इन्वर्जन होता है, अर्थात वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ठीक है। तो इसमें मैं बात करूं कि यदि ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेजेज हैं
मतलब जो है इर्रेगुलर फ्रेजेज हैं। और यदि वर्ब लिखें, यदि वर्ब, जब वर्ब, कौन कौन वर्ब हो, जब वर्ब गो, कम, वाक, लाई और स्टैंड हो तो बताया था इन्वर्जन दो प्रकार का, पार्शियल और कंप्लीट। तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है तो फुल वर्ब सब्जेक्ट से पहले, फुल वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, से पहले होता है। आप समझ गए होंगे फुल वर्ब क्या। अरे हेल्पिंग वर्ब भी होगा या मैन, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं और सभी में होते ही हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट दोनों टेंसेज को छोड़कर सभी टेंसेज में कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मैं बता दूं कि अफर्मेटिव के लिए ही हमको इन्वर्जन करना है, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि क्वेश्चन मार्क जब लगा है तो उसका इन्वर्जन तो होता ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट तब वर्ब, इस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ तो फुल वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, से पहले होता है। एक बात कह दिया, मतलब फुल वर्ब मतलब क्या जाने, इसमें या तो फुल वर्ब होगा कि केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट में, दोनों इंडिफिनिट में या तो वर्ब होगा, और अन्य में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वही ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस मेन वर्ब होगा। ये दोनों जो है मेन वर्ब, ये दोनों जो है सब्जेक्ट से पहले होगा तब सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब फुल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या ये पास्ट इंडिफिनिट के लिए बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। ये मेन वर्ब है, चाहे सेकेंड फॉर्म में हो चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, बस यही दो स्ट्रक्चर है। फुल वर्ब मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या मेन वर्ब हो और सब्जेक्ट हो। किसके लिए बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। तो एक लाइन लिख दूँ, अर्थात डू, डज तथा डिड का प्रयोग नहीं होता, डिड का यूज नहीं होता, इसी का यूज नहीं होता। आर, एम, हैज, हैव, हैड सब का यूज होता है, याद रहे। केवल फुल वर्ब में बता दिया, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा अर्थात डू, डज तथा डिड का यूज नहीं होता। क्लियर जानिए, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अफर्मेटिव में डू डज आता ही नहीं है। क्योंकि लिख दें, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट, टेंस की बात हो गई, तो इंडेफिनिट कि अफर्मेटिव में डू, डज प्रेजेंट हो गया या डिड का यूज नहीं होता। सही है, यूज नहीं होता, ये जान गए। ठीक, इसलिए डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। और मैं बता दूं, एग्जाम्पल देता हूं। अब जान ही गए हैं कि प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ब, एडवर्बियल फ्रेज कौन कौन से हैं, तो देख ही रहे हैं। और मैं इसमें एग्जाम्पल दूं, अंडर, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल वाज लाइंग या वाज सिटिंग माई डॉग। देखिए कितना अच्छा, अंडर द टेबल वाज सिटिंग माई डॉग।
अंडर द टेबल, भाई प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेज है, टेबल के नीचे देख रहे हैं। वाज सिटिंग माई डॉग, मेरा कुत्ता बैठा हुआ था, मतलब ये सब्जेक्ट है। और वाज जानते हैं और सिटिंग दोनों फुल वर्ब है। अरे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इतना तो जरूर जानते हैं, ठीक है। तो अंडर द टेबल के बाद देख रहे हैं फुल वर्ब का प्रयोग हुआ। अरे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिलकर फुल वर्ब हो गया। इसको हम नहीं लिख सकते कि अंडर द टेबल माई डॉग वाज सिटिंग, और तो वही हुआ कि माई डॉग वाज सिटिंग, माई डॉग वाज सिटिंग अंडर द टेबल, हुआ तो यही कि अंडर द माई डॉग वाज सिटिंग अंडर द टेबल। लेकिन अंडर द टेबल जो सेंटेंस के शुरू में है तो आप जानते हैं कि सेंटेंस तो जोर डाला जा रहा है। आइए लिखने का इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कहें, इंग्लिश ग्रामर का एक प्रकार का स्टाइल ढंग भी है अजूबा, ठीक है। कि अंडर द टेबल इसमें क्या हो रहा है, एम्फैसिस भी हो रहा है, आवाज़ सिटिंग माई डॉग, समझ गए। अब आगे बात करें इसी में। अब मैं बात करूँ इसी में अंडर या राउंड द कार्नर, वही हो सकता है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। हाँ, एक फुल वर्ब करा दें, अंडर, ठीक है। अंडर द ट्री केम ए बेगर, देखा स्पष्ट। केम क्या है, अब जानते हैं कि मेन वर्ब है, केवल वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। चाहे ये कहे पास्ट इंडेफिनिट है। अंडर द ट्री केम ए बेगर, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। हम इसको ये कहें कि यदि हमको कहना है, जैसे कि मैं वाज लिख दिया तो आप लिख दें अंडर द ट्री डिड कम ए बेगर, याद रहे अंडर द ट्री डिड कम ए बेगर, या अंडर द ट्री डिड ए बेगर कम, तो याद रहे दोनों हालत में गलत है। आप इस तरह भी लिख दें, चाहें डिड को हट कम करके यहाँ कम कर दें, ठीक है, तब भी गलत है सेंटेंस। क्यों कि बताया कि डू डज तथा डिड का यूज नहीं होता, क्योंकि आप फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अंडर द ट्री केम ए बेगर, यही सही है, ठीक है। डिड कम ए बेगर या कम, इसी तरह रहने दे, मान लीजिए इसी के हिसाब से है, ठीक, फुल वर्ब के हिसाब से है। तो ये अफर्मेटिव में दो टेंस को छोड़ करके, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके, सब में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब भी पहले होगा और मेन वर्ब भी पहले होगा। अब इसी में बात करूँ किसी का, तो अंडर द टेबल कह दिया, राउंड द कार्नर, और एग्जाम्पल दे दें, जानी गए हैं कि कम की बात, केम की बात आया, वाज सिटिंग अंडर द टेबल, वाज सिटिंग नहीं, वाज लाइंग, क्योंकि वर्ब भी देखना है, लाइंग, ठीक। अंडर द टेबल वाज लाइंग माई डॉग, लाई वर्ब होना चाहिए, कम, गो, इस तरह, जिससे वो गो का बात कर दे। राउंड द कार्नर, वेंट रंजीता, ठीक। अंडर द कार्नर वेंट रंजीता, इसको हम डिड गो रंजीता नहीं लिख सकते, ठीक है, फुल वर्ब है। इस प्रकार आप जान गए कि गो, कम और लाई बता दिया, कहने के मतलब कि और स्टैंड भी है और वाक भी है, इन सभी वर्ब के साथ फुल वर्ब, केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब लिखना है, या तो हेल्पिंग वाज है, इज है, ये चलेगा, ठीक है। अब बात करें, अब रूल नंबर 7 में बात करूं, ये तो बता दिया कि प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेज था। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होने वाले, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे 7 रूल नंबर, एडवर्ब
ऑफ प्लेस जैसे हियर, देयर, अवे, ऑफ, इंडोर्स, इंडोर्स, आउटडोर्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे ही आर दे आर अवे ऑफ इंडोर्स आउटडोर्स, ठीक है, से शुरू होने वाले, से स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले सेंटेंसेज का, सेंटेंसेज का इन्वर्जन निम्न दो शर्तों द्वारा होता है, निम्न दो शर्तों के अनुसार, दशाओं के अनुसार के अकॉर्डिंग होता है, पहला शर्त क्या है? इनके साथ बात तो होना ही होना है, तो शर्त क्या है? शर्त वही है सब्जेक्ट की, यदि सब्जेक्ट, यदि वर्ब सब्जेक्ट, यदि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन का प्रयोग, तो लिख दे, तो वर्ब प्लस नाउन। बस देखा, यदि वर्ब क्या होता है? यदि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो तो यही जाने, यदि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यदि पहला शर्त, यदि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो तो वर्ब प्लस नाउन होता है, मैंने पहले वर्ब और बाद में नाउन, ठीक है, वर्ब प्लस नाउन होता है। दूसरा ले भाई, वर्ब प्लस नाउन होता है। जैसे मैं कहूँ अवे वेंट रिमझिम, देखा, अवे वेंट रिमझिम, अवे लिखा, वर्ब लिखा, यही वर्ब, इसीलिए बता रहा हूँ, वर्ब प्लस नाउन, दशा हो गया पहला। भाई इन सबसे शुरू होने वाला, चाहे हियर हो, देयर हो, चाहे वे हो, इंडोर्स, इस, ऑफ हो, बस इनसे शुरू होने वाला, ठीक है, प्लेस ऑफ एडवर्ब, ये सब हैं। तो शुरू होने वाला इस सेंटेंस हो तो याद रहे दो दशाओं में इन्वर्जन होता है। क्या? ये वर्ब प्लस नाउन है, मतलब ये वर्ब प्लस नाउन होगा कब? यदि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो तो इस वर्ब वेंट का सब्जेक्ट नाउन है तो इसको बाहर किया गया है। जैसे अब दूसरा लेते हैं, देयर गोज कमल, देखा, देयर गोज कमल, देख रहे हैं, ये वर्ब, ये नाउन हो गया। ठीक इसी का उल्टा, यदि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो तो, यदि सब्जेक्ट, अरे जानते हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट होता ही है, वर्ब नहीं लिखे तो होगा, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो, प्रोनाउन हो तो तब क्या होता है? तो सब्जेक्ट, मैंने पहले वर्ब प्लस नाउन है तो प्रोनाउन प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। यह कहे प्रोनाउन प्लस वर्ब कहें, अच्छा है सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट
आप प्लस वर्ब हो गया। सब्जेक्ट पहले होगा तब बर्बाद वर्ब होगा। अरे नाउन तो सब्जेक्ट है ही, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है ही, तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि वह नाउन है तो नाउन बाद में होगा, वही उसी को मैं प्रोनाउन कर दूँ नाउन के बदले तो पहले ही हो जाएगा, अब वर्ब बाद में होगा। जैसे इसी को दोनों के लीजिए। पहला अवे वेंट है और रिमझिम है, तो इसका रिमझिम के जो क्या लिखना है हमको सी लिखना है। अवे सी वेंट, देखा अवे सी वेंट, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, यही ना है, सब्जेक्ट वर्ब बाद में। और उसमें क्या था, पहले वर्ब था और बाद में सब्जेक्ट था। देखा इसमें अवे शी वेंट। दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा है देयर गोज कमल, तो देयर कमल है पुरुष तो ही लिख सकते हैं, ही और गोज हो गया। देख लीजिए देयर ही गोज, इन्वर्जन हो गया। क्या देखा, बस मार्मिक चीज़ है, ध्यान दीजिए कि वर्ब आप प्लेस हियर देयर अवे, ठीक है, और इंडोर्स आउटडोर्स हो तो उनका इन्वर्जन तो होना ही होना है, लेकिन दो शर्त है। यदि सब्जेक्ट नाउन हो तो नाउन का प्रयोग बाद में करना है, यदि सब्जेक्ट वही प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट को पहले का प्रयोग पहले अथवा वर्ब बाद में करना है, ठीक है। इस प्रकार ये बताया। अब आगे बताऊं रूल नंबर 8 में कि नाइदर नार और सो से स्टार्ट होने वाले, बहुत इजी है, नाइदर नार और सो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का भी इन्वर्जन होता है, वही बताना है। रूल नंबर 8, नाइदर, पहले सो लिख ले, नाइदर नारिक में सो, नाइदर एवं नार से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तीनों में प्रयोग कर लो। ही बॉट ए बुक, ठीक है, ही बॉट ए बुक, सो डिड आई, देखा, ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदा। सो डिड आई, इसका मतलब सो डिड आई, तो जान ही गए कि इन्वर्जन हो गया। डिड का पहले प्रयोग कर दिए और सब्जेक्ट बाद में, आइए वर्ब कहे, हेल्पिंग वर्ब चाहे वर्ब जो भी। सो डिड आई, इसका मीन्स बता दूँ। सो डिड आई का मतलब जानिए पहले। आई बॉट ए बुक टू, अरे मैंने भी, टू लास्ट में है, मैंने भी एक किताब खरीदा। आई बॉट ए बुक, सो डिड आई, दबाव दिया जा रहा है, हम भी थोड़े चुकने वाले हैं, वो खरीदे तो हम भी खरीदे। इसका मतलब ये है कि ही बॉट ए बुक, सो डिड आई। मैं बताया था कि इन्वर्जन का प्रयोग इसलिए कब होता है, जब सेंटेंस के पहले होता है, मतलब वर्ब से पहले, तो वह पूरे सेंटेंस को इम्फासिस करता है, दबाव जोड़ देता है। तो कहा कि ही बॉट ए बुक, सो डिड आई, मतलब आई बॉट ए बुक टू, मैंने भी किताब खरीदा। आगे देखिए, इसी का मैं नेगेटिव करता हूँ। ही डिड नॉट बाई ए बुक, बाई हो जाएगा, डिड हो जाएगा तो ए बुक, और क्या होगा कामा देकर, नाइदर डिड आई, देखा, नाइदर डिड आई। अच्छा है तो हम नार डिड आई, एक के बात हुआ।
ही डिड नॉट बाई ए बुक, नाइदर डिड आई, या नार डिड आई। ठीक है, तो कहा ही डिड नॉट बाई ए बुक, नाइदर डिड आई। इसका मतलब बता रहा हूँ, या उसका अर्थ होगा नाइदर या नार। आई, बस उसी का उल्टा, आई डिड नॉट, इसका मीन्स है ये, इसका यहाँ से यहाँ तक का, आई डिड नॉट बाई ए बुक टू, मैंने भी एक बुक नहीं खरीदा। ही डिड नॉट बाई ए बुक, तो उसने नहीं खरीदा, तो नाइदर डिड आई या नार डिड आई। लिख दे, नार डिड आई। ठीक है, दोनों बातें क्या हुआ, नाइदर और न। तो कहने का मतलब इसका अर्थ हुआ आई डिड नॉट बाई ए बुक टू, मैंने भी एक किताब नहीं खरीदा। उसने नहीं खरीदा तो हमने भी नहीं खरीदा, ही बात होती है। ठीक, और इस प्रकार बता दिया कि शो, नाइदर एवं नार से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का इन्वर्जन होता है। दो एग्जाम्पल दिया, वही उसी को मैं 3 बना दिया। ही डिड नॉट बाई ए बुक, यहाँ है तो नाइदर डिड आई या ना डिड आई। इसका अर्थ क्या हुआ, आई डिड नॉट बाई ए बुक। ठीक, और मैं शुरू करूँ रूल नंबर 9, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो में भी इन्वर्जन होता है। नॉट ओनली और बट आल्सो में यदि 2 वर्ब हो, एक तो नॉट ओनली वाला में हो, 2 क्लाज होते हैं, 2 सेंटेंस जोड़ता है, तो नॉट ओनली बट आल्सो, तो 2 वर्ब का प्रयोग हो दोनों मिलाकर, तो याद रहे नॉट ओनली से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का इन्वर्जन होता है। ठीक है, रूल नंबर 9, नॉट ओनली बट आल्सो से, नॉट ओनली बट आल्सो में यदि 2 वर्ब्स हों, 2 नॉट ओनली बट आल्सो में है, नॉट ओनली बट आल्सो से स्टार्ट से, या कहे नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंस में से 2 वर्ब का बोध हो, 2 वर्ब का प्रयोग किया गया हो। नॉट ओनली बट आल्सो सेंटेंस में 2 वर्ब का प्रयोग किया गया हो, 2 वर्ब्स का यूज किया गया हो। ठीक है, यूज किया गया हो, तो नॉट ओनली वाले, नॉट ओनली के से, या कहे नॉट ओनली से शुरू होने वाले क्लाज से शुरू, और 2 वर्ब है तो 2 क्लाज है, 2 वाक्य है, से शुरू होने वाले क्लाज का इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। लिख दें एग्जाम्पल तो समझ आएगा। नॉट ओनली शी स्पीक्स वेल, नॉट ओनली शी स्पीक्स वेल, शी स्पीक्स वेल। ठीक है, नॉट ओनली, अब सी लगा दिए तो हमको 2 वर्ब है, वर्ब भी लेना हुआ है, तो नॉट ओनली शी स्पीक्स वेल, मान ले लिख दे रहा हूँ, बट शी राइट्स वेल आल्सो, लास्ट में आल्सो लगेगा, बट आल्सो हो गया, बट है लास्ट में आल्सो,
तो कहने के नॉट ओनली शी स्पीक्स वेल, याद रहे जब यहाँ भी वर्ब है सेंटेंस में और यहाँ भी वर्ब है, वर्ब नहीं भी होता है, ठीक है, इसके जगह पर जो है हम दूसरी चीज़ एडिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब है। और नॉट ओनली शी स्पीक्स वेल बट आल्सो शी राइट्स वेल, तो याद रहे यहाँ हमको इन्वर्जन करना है, मतलब इसका शुद्ध रूप होगा नॉट ओनली डज शी स्पीक वेल बट शी राइट्स वेल आल्सो। देखा, नॉट ओनली डज शी स्पीक वेल बट शी राइट्स वेल आल्सो, मतलब केवल वह अच्छी बोलती ही नहीं बल्कि वह क्या अच्छी लिखती भी है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, तो कहने का मतलब कि नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंसेज में यदि दो वर्ब्स का यूज किया गया हो, एक वर्ब यहाँ, एक वर्ब स्पीक है और एक राइट्स है, ठीक है, तो नॉट ओनली से शुरू होने वाले क्लॉज का इन्वर्जन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक नॉट ओनली वाला है, इसको हटाइए, इसको यहाँ ही लिख देते हैं आल्सो, चलो ठीक, यहाँ से यहाँ ये नॉट ओनली वाला है, इसी में हमारा इसको शी स्पीक्स है ना, इसी को हम डज शी स्पीक कर दिए। तो यही हमारा नियम है कि नॉट ओनली वाले क्लॉज में ही इन्वर्जन किया जाता है। अब आगे बात करें रूल नंबर 10। सो अ प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग यदि हो तो भी उस सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, रूल नंबर 10। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होने पर, का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो, का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो, शुरू में हो तो इन्वर्जन होता है, ठीक है। मैं कहूँ सो वेल डिड माई सन सिंग, did my son sing that everyone began to admire या praise, to admire या praise, ठीक। सो वेल, सो देख रहे हैं, वेल क्या एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो सो वेल कहा, सो प्लस एडवर्ब मैनर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो तो इन्वर्जन होता है। सो वेल तो डिड हो गया और माई सन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, देख रहे हैं। सो वेल डिड माई सन सिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, आई मेन वर्ब है, जानते ही हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया ये, ठीक, तो इन्वर्जन हो गया। तो सो वेल डिड माई सन सिंग, तो इसका क्या कहते, इस तरह नहीं होता, नहीं जानते तो सो वेल शुरू में नहीं रहता, तो माई सन sang so well that everyone began to praise, मैंने मेरे बेटे ने इतना अच्छी तरह से गाया कि प्रत्येक लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब आगे श्री पता है, इसमें कुछ बात कहना है, जब अब तो बता दिए, और बात करें कि to extend a point to such extent, to such an extent
एक्सटेंट, ये तो बता दिए नियम में। तो टू सच एन एक्सटेंट हो, टू सच ए डिग्री, टू सच ए डिग्री, टू सच ए पॉइंट, देख रहे हैं, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए डिग्री, टू सच ए पॉइंट, कि यदि प्रयोग हो, मतलब सेंटेंस के शुरू में हो, इस सभी का सेंटेंस के शुरू में हो, तो याद रहे उसका भी इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये अब भाई सब बता दिए, एडवर्ब के बारे में बताया, लेकिन यह भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता है। टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए डिग्री, टू सच ए पॉइंट, सब सेंटेंसेज के बीच में शुरू होने वाले वर्ड ये वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं। किंतु यदि शुरू में हो तो क्या करते हैं, इसका इन्वर्जन होता है। का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होने पर, शुरू में होने पर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है। जैसे मैं बात करूं कि टू सच, एग्जाम्पल देता हूं, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच एन एक्सटेंट, मतलब इतनी मात्रा में, हैव आई टीच, ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट, सीख रहा है, हैव आई टाट, हैव है तो टाट हो रहा है ना, टाट, इतना तो देख लीजिए पहले। टू सच एन एक्सटेंट के बाद हैव लग गया, हो गया इन्वर्जन। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है। इतना तो हुआ कि टू सच एन एक्सटेंट हैव आई टाट इंग्लिश ग्रामर, टाट द इंग्लिश ग्रामर, ये सब्जेक्ट है, टाट द इंग्लिश ग्रामर, दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट, नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट, ठीक है, इसको मिटा दें, इज लेफ्ट, ठीक है। ये जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो मैं कहा कि टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए डिग्री, टू सच ए पॉइंट का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होने पर इन्वर्जन होता है। टू सच एन एक्सटेंट हैव आई टाट द इंग्लिश ग्रामर दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट। मैं कह रहा हूँ कि इतनी मात्रा में, टू सच एन एक्सटेंट का अर्थ होता है इतनी मात्रा में, हैव आई टाट द इंग्लिश ग्रामर, मैंने इतनी मात्रा में इंग्लिश ग्रामर बता दिया है, पढ़ा दिया है कि नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट, कि कोई भी प्रॉब्लम आपको छुटा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए डिग्री का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो तभी इन्वर्जन होता है। इस प्रकार मैंने इन्वर्जन क्या है उसके बारे में शुरू में बताया था एक वीडियो में, और उसके प्रकार बताया था कि पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट या फुल इन्वर्जन होते हैं। उसके बाद से 2 वीडियोज में मैंने करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन के बारे में बतला दिया, और मैं आशा है या मैं सोचता भी हूँ कि आप लोग इसे लाइक ज़रूर करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे भी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर से सर्च किया था आज ही, तो देखा कि इसे बहुत मात्रा में पढ़ा गया है, क्योंकि यह नया टॉपिक है। क्योंकि मैं सभी लोग सोचते हैं कि हैड और डज का प्रयोग सेंटेंस
पहले होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता है, ये है क्या। अतः आप लोग भी इसे देखिएगा। थैंक्स।